फिर यदि प्रत्यय करके आम्रगुप्तायनी शब्द बनाएंगे और फिर युवा अपत्य की विवक्षा करेंगे, आम्रगुप्तायने है अपत्यम युवा, तो इस अर्थ में जो अण आएगा फिर उसका लुक नहीं होगा अन्य क्षत्रियार्ष से, क्योंकि वो यित से उत्तर लुक करता है, ये यित है नहीं, तो यहाँ पे ये समस्या आ जाएगी। और कोई कहे कि नहीं ये जो समस्या दिखा रहे हो ना कि अण का लुक नहीं हो पाएगा फिन में, तो हमारे पास एक वाक्य है, अब ब्राह्मण गोत्र मात्राद युव प्रत्यय उपसंख्यानम, कि अब ब्राह्मण गोत्रवाची जो शब्द है उस प्रत्येक शब्द से उत्तर युव प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो इससे कर लेंगे तो कह रहे हैं कि नहीं, वो ब्राह्मण गोत्रे तद अप्रवृत्ते है, ये जो वाक्य है ये ब्राह्मण गोत्र को छोड़ के लगता है ना, और ये जो आम्रगुप्तायनी है ये ब्राह्मण गोत्रवाची शब्द है, तो इसलिए ये वाक्य लगा नहीं सकते यहाँ पे, इस वाक्य के अनुसार युव प्रत्यय का लुक नहीं कर सकते। तो वही समस्या आ रही है। क्या समस्या? यदि फिन प्रत्यांत शब्द बनाओगे आम्रगुप्तायनी, तो जो पिता और पुत्र को कहने के लिए एक ही शब्द आम्रगुप्तायनी चाहिए वो नहीं बनेगा। पिता को कहने के लिए तो फिन प्रत्यांत शब्द और पुत्र को कहने के लिए अण प्रत्यांत शब्द बनने लगेगा, जो कि अभिष्ट नहीं है, ये समस्या आएगी। चलिए, तो इन्होंने अतिरिक्त विचार कर लिया कि कोई ऐसा कहे कि आम्रगुप्तायनी आपको उदिचाम वृद्धाद गोत्रात से ही क्यों बनाना है, प्राचाम वृद्धाद से बना लो, ठीक है, उस पर विचार किया। तो वापस पहुंचिए, जिज्ञासु का प्रश्न क्या है कि इस सूत्र में तद्भावितों का ही ग्रहण है कि आदेश मात्र का संजी के रूप में ग्रहण है। और समाधाता ने जब उससे जिज्ञासु से ही पूछा आपको दोनों पक्षों में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो जिज्ञासु ने बता दिया कि यदि तद्भावित पक्ष रखते हैं कि केवल तद्भावितों का ही ग्रहण होगा तो शालीय मालीय में वृद्ध लक्षण छ नहीं पाएगा, आम्रमयम शालमयम में वृद्ध लक्षण मयट नहीं पाएगा, आम्रगुप्तायन ही शालगुप्तायन ही में वृद्धि लक्षण फीय नहीं पाएगा। ये समस्याएं हैं। अब जिज्ञासु ही आगे बोल रहा है कि मुझे दूसरे पक्ष में भी समस्या दिख रही है। अथा आदेश मात्रस्य ग्रहणम सर्वोभासः सर्वभासः इति उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च इत्येष विधि प्राप्नोति। अगर आदेश मात्र को हम संजी के रूप में ग्रहण करें कि आदेश मात्र माने वो वृद्धि संज्ञा कह करके विधान किया गया हो, चाहे बिना उसके आकार हमें प्राप्त हो रहा हो या ऐकार औकार प्राप्त हो रहे, उनकी भी वृद्धि संज्ञा हो जाती। यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो सर्वोभासः सर्वभास इति उत्तरपद वृद्धौ सर्वं चैत्येष विधि ही प्राप्नोति। सर्वोभासः सर्वभासः ऐसा कह करके उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च ये विधि प्राप्त होती है। यह तावती भार्या यस्य तावद् भार्यः यावद् भार्यः वृद्धि निमित्तस्य इति पुंवद् भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति। आदेश मात्र का यदि ग्रहण करेंगे तो सर्वोभासः, ये जो भास शब्द का आकार है ये भी वृद्धि संज्ञक हो गया ना भाई, भले ही किसी सूत्र से वृद्धि विधान नहीं किया है लेकिन आदेश मात्र का वृद्धि नाम है, तो इस पक्ष में ये आकार भी वृद्धि संज्ञक है। और ये वृद्धि संज्ञक है तो सर्वभासः यहाँ पर उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च, इससे होने लगेगा क्या, केशव विधि पूर्व पदांतोदात्तत्वम, पूर्व पद का अंतोदात्तत्व होने लगेगा, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे समासस्य अंतोदात्तत्व। ठीक है, समासस्य अंतोदात्तत्व चाहिए, लेकिन होने लगेगा उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च। उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च क्या कहता है? सूत्र संख्या बोलिए। 105। उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च। तो इसके अनुसार उत्तरपदस्य इति अधिकृत्य या विहिता वृद्धि तद्वती उत्तरपदे सर्वशब्दो दिक्शब्दश्चान्तोदात्ताः भवन्ति। अभी तो वास्तव में इसका अर्थ ऐसा किया हुआ है कि उत्तरपद के अधिकार में जो विहित वृद्धि है, उत्तरपद अधिकार कौन सा? 7-3 है ना, एक उत्तरपदस्य अधिकार 10 नंबर लगभग सूत्र है, वहां से उत्तरपदस्य अधिकार शुरू हो रहा है। तो उस अधिकार में विहित जो वृद्धि है, हाँ, तो यहाँ उत्तरपदस्य के अधिकार में विहित जो वृद्धि है उसको यहाँ लिया गया है कि उत्तरपदस्य इति अधिकृत्य या विहिता वृद्धि तद्वती उत्तरपदे, तद्वान उत्तरपद होने पर सर्व शब्द
और दिक् शब्द जो हैं वो अंतोदात्त हो जाते हैं, ऐसा कहा है। पर अभी पक्ष ये तो वहाँ का भी नहीं देख रहा अभी जिज्ञासु कि उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च का ये विशिष्ट अर्थ है, वो नहीं देख रहा। और यहाँ पर भी ऐसा मान रहा है कि वृद्धि संज्ञा में आदेश मात्र का ग्रहण होता है, तो सामान्य अर्थ करके कि उत्तर पद में जो वृद्धि संज्ञक है उसको उदात्त हो जाता है। वृद्धि उत्तर पद में यदि वृद्धि हो तो फिर तद्वान उत्तर पद को तद्वती उत्तर पदे, उत्तर पद यदि वृद्धि वाला हो, सामान्य अर्थ कर रहा है बस, उत्तर पद यदि वृद्धि वाला हो, वृद्धि युक्त हो, माने उत्तर पद में यदि किसी प्रकार से आकार इकार औकार आ जाए, बस इतना अर्थ देख रहा है, तो उसके परे रहते पूर्व में जो सर्व शब्द है वो अंतोदात्त हो जाता है। और ऊपर से दिक् शब्दाः की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व पद यदि दिक् शब्द हो तो भी अंतोदात्त हो जाते। ठीक है, तो जिज्ञासु ने सामान्य अर्थ किया, विशिष्ट अर्थ नहीं देख रहा वो कि उत्तर पदाधिकार में विहित वृद्धि होनी चाहिए, बस वो सामान्य देख रहा है कि उत्तर पद यदि वृद्धि युक्त है तो उत्तर पद यहाँ भास है और वो वृद्धि युक्त है ना, तो उसके परे रहते पूर्व वाले सर्व शब्द को अंतोदात्त होने लग जाएगा, जो कि चाहिए नहीं है। समासस्य अंतोदात्तत्वम ये चाहिए, पूरे सर्वभास को अंतोदात्त हो जाए, समास से जो सामान्य आपका स्वर है वही लगे, ऐसा चाहिए। लेकिन उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च होने लगेगा आदेश मात्र की, यदि हम आदेश मात्र की वृद्धि संज्ञा करेंगे, तो ऐसा जिज्ञासु देख रहा है यहाँ पे। सर्वोभाषा में समास तो हो ही जाता है ना, कौन से सूत्र से? सर्व शब्द तो साक्षात पढ़ा हुआ है ना आपके वहाँ पे, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवल समानाधिक। आगे बढ़िए। इह तावती भार्या यस्य तावत् भार्यः यावत् भार्यः वृद्धि निमित्तस्य इति पुंवद्भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति। एक और समस्या दिखाई जिज्ञासु ने कि ये जो प्रयोग है इह, यहाँ पर तावती भार्या यस्य, ये समास किया तावती भार्या यस्य, यावती भार्या यस्य, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तावती सु भार्या सु, ऐसा करके बहुव्रीहि हो गया ना आपका, तावती भार्या यस्य इस अर्थ में। ठीक है, विभक्ति लुक भी हो जाएगा समास संज्ञा होने के पश्चात, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। तो अब तावती भार्या इतना बचा, अब यहाँ पे इनको तावत भार्य बनाना है ना। ठीक है, तो पहले पूर्व पद में जो है वो पुंवद भाव करना है। पुंवद भाव किससे करना है? वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्यां रक्त विकारे सूत्र से करना है 6-3 के। तो वो कह रहे हैं कि ये हो नहीं, इति पुंवद भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति, हमें नहीं पुंवद भाव चाहिए। पुंवद भाव करना किससे? सामान्य सूत्र से, स्त्रियः पुंवद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु से करना चाहते हैं, लेकिन निषेध होने लगेगा। न कोपधायाः से न की अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्यां रक्त विकारे। सूत्र क्या कहता है? वृद्धि निमित्तस्य च, पहले देखिए स्त्रियः पुंवद घट रहा है ना यहाँ पर, कि स्त्री को पुंवद भाव हो जाता है स्त्री शब्द को। कैसे स्त्री शब्द को? भाषित पुंस, भाषित पुंस्क शब्द है ये, क्योंकि तावत शब्द पुल्लिंग में भी इसी अर्थ में प्राप्त होता है जिस अर्थ में यहाँ प्रयोग है। तावत यावत उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुल्लिंग को कह चुके हैं, अब स्त्रीलिंग को कह रहे हैं। और ऊंग प्रत्यांत स्त्री शब्द ये है नहीं, है ना। तो भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्रियाः समानाधिकरणे, स्त्रियाम समानाधिकरणे, स्त्री शब्द ही समानाधिकरण में परे है। भार्या, तो पूर्व वाला जो स्त्री शब्द है भाषित पुंस्क, उसको पुंवद भाव हो जाता है, तो होना चाहिए। हाँ, और अपूर्णी प्रियादि कहा हुआ है, तो पूर्णी संज्ञक ये है नहीं, और प्रियादि गण में भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो पूर्व पद को पुंवद भाव पा तो रहा है, होना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वृद्धि निमित्त से निषेध करने लगेगा। वृद्धि निमित्त से क्या बोलते हैं? वृद्धि निमित्तम यस्मिन् स वृद्धि निमित्तस् तद्धितः, वृद्धि का निमित्त वर्तमान है जिस तद्धित प्रत्यय में, वो हो गया वृद्धि निमित्तक तद्धित प्रत्यय। उस वृद्धि निमित्तक जो तद्धित प्रत्यय है
स यदि रक्ते अर्थे विकारे च न विहितः, एक और विशेषण है उसका अरक्त विकारे, वो रक्त विकार अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो तद्धित प्रत्यय है, फिर तदंत तद्धितांत शब्द होना चाहिए, स्त्री शब्द। यदि तद्धितांत ऐसा स्त्री शब्द है, सीधे सीधे अर्थ हो गया कि तद्धितांत स्त्री शब्द को पुंवद नहीं होता, ठीक है। वो तद्धितांत जो स्त्री शब्द है, अब उसमें जो तद्धित है उसके दो विशेषण डाले हुए हैं कि उसमें वृद्धि का निमित्त होना चाहिए और वो रक्त और विकार अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार कह रहे हैं कि यहाँ पर तावती में निषेध पाएगा। अब देखिए, तावती तद्धित प्रत्यांत है, तावत शब्द वतुप प्रत्यय हो रखा है, ये है ना आपका यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप, तो इससे वतुप होकर के ये बने हुए हैं, लेकिन इसमें वृद्धि का निमित्त तो नहीं है, है ना। पर बात ये है कि अभी वृद्धि निमित्त से का ऐसा अर्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो आदेश मात्र का वृद्धि संज्ञा में ग्रहण करना है ना, ये तो सिद्धांतित अर्थ दिखा रखा है, ठीक है। अब वृद्धि का निमित्त एक तरह से ये बन ही गया, क्योंकि तावत शब्द में आ तो आता ही है ना, तद था पहले, और मतलब इस रूप में बन गया। वृद्धि कह करके, देखिए वृद्धि कह करके आ नहीं लाए यहाँ पे, लेकिन तावत बनाते कैसे हैं, तत्परिमाणम यस्य ऐसी विवक्षा करके तत्सु और वतुप, ठीक है, और फिर सु का तो लुक हो जाता है, वतुप का वत शेष रहा, और फिर हम यहाँ पे आतु करते हैं, आतु में वतुप ही निमित्त बनता है। अब यहाँ वृद्धि कह करके आकार नहीं ला रहे, लेकिन जो आकार आपके अनुसार तो आकार मात्र की वृद्धि संज्ञा है ना, और उस आकार को लाने में निमित्त वतुप ही बना है, क्योंकि इधर ये है ना आपका आतु प्रकरण में 6:3 में सूत्र है ना आपका, दृग्दृशवतुषु इदम किमोरिष्टि आ सर्वनाम्नः। तो आ सर्वनाम्नः, सर्वनाम को आत्तु हो जाता है, दृग्दृश और वतुप इनके परे रहते, तो सर्वनाम को आत्तु कहा हुआ है तो अंत्य अल को आत्तु होगा, ठीक है। अंत्य अल को आत्तु हो रहा है, निमित्त कौन बन रहा है, वतुप, ठीक है। तो वृद्धि का निमित्त है यहाँ पे तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इस सूत्र में आ सर्वनामनम है, आ विधान किया गया है, वृद्धि कह के आ विधान नहीं किया गया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोई भी आ अयु हो इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो एक तरह से यहाँ पर जो वतुप है वो वृद्धि का निमित्त बन रहा है, ठीक। तो वृद्धि का निमित्त बन गया, तो ये वृद्धि निमित्तक भी है, और ये जो तद्धित प्रत्यय है ये रक्त विकार अर्थ में तो है नहीं, ये तो परिमाण अर्थ में है, तदस्य परिमाणम इस अर्थ में है। तो जो सूत्र ने कहा कि वो पूरा हो रहा है सारा का सारा, ये सूत्र क्या करता है, वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे, कि तद्धितांत जो स्त्री शब्द है पूर्व पद, ठीक है, समानाधिकरण स्त्री शब्द के ही परे रहते, उसको ये पुंवद भाव का निषेध करता है, स्त्रियः पुंवद से जो पुंवद भाव प्राप्त हो रहा था उसको मना करता है। यदि पूर्व पद कैसा होगा, तद्धितांत स्त्री शब्द, और उसमें भी जो तद्धित प्रत्यय है वो वृद्धि का निमित्त होना चाहिए और रक्त विकार अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ घट रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए तावती को फिर पुंवद भाव का निषेध होना चाहिए, और पुंवद भाव का निषेध हो जाएगा तो तावत भार्य यावत भार्य ये नहीं बनेंगे। यदि पुंवद भाव हो जाता तो तावत हो जाता, तो तावत भार्य बन जाता, और हम जो है वो गोस्त्य रूपसर्जन से भार्या को तो ह्रस्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो तावत भार्य यावत भार्य बन जाते हमारे, लेकिन अभी नहीं बन पाएंगे। ऐसा जिज्ञासु ने समस्या दिखाई कि यदि आदेश मात्र का ग्रहण करोगे, सर्वोभास हमें उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च होने लगेगा, सर्व शब्द का अंतोदात तत्व जो कि अनिष्ट है, और तावती भार्या यस्य, यहाँ पर तावत भार्य यावत भार्य में पुंवद भाव का प्रतिषेध पाने लगेगा। तो समाधाता देखिए कहता है अस्तु तर्हि आदेश मात्र से ग्रहणम, कि अच्छा चलिए आपने तो दोनों पक्षों में समस्याएं दिखा दी, आपको दोनों पक्षों में समस्या दिख रही है, हम समाधान करने का प्रयास करते हैं।
अस्तु तर्हि आदैच मात्र से ग्रहणम, पहला पक्ष लेकर के चलते हैं, आदैच मात्र का ग्रहण। आदैच मात्र से ग्रहणम, वृद्धि संज्ञा में आदेश मात्र का ग्रहण है, जो कोई भी आ ऐ औ होगा उसकी वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसा पक्ष लेके चले। यदि प्रथम पक्षे दोषो दुरुद्धरो अस्तु तर्हि इति अन्वयः, उद्योत कहता है कि इसमें, उद्योतकार कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कर लीजिए कि इसमें ऐसा अन्वय कर लीजिए कि यदि प्रथम पक्ष में दोष कठिनता से परिहार करने योग्य है, ऐसा लग रहा है कि नहीं उनको हम हटा पाएंगे प्रथम पक्ष के दोषों को, तो आदेश मात्र का ग्रहण पक्ष ले लेते हैं। तो जिज्ञासु ने कहा ननु चोक्तम सर्वोभासः सर्वभास इति उत्तर पद वृद्धौ सर्वम चैत्येष विधि प्राप्नोति, कि हमने ये भी तो बताया था कि आदेश मात्र पक्ष में भी दोष है ना, सर्वोभासः सर्वभासः ये वाला दोष है। तो समाधाता ने कहा नैष दोष, ये तो दोष नहीं है, क्योंकि आपने ठीक से थोड़ा सा उसका अर्थ और देखिए ठीक से। नैवं विज्ञायते उत्तर पदस्य वृद्धि ही उत्तर पद वृद्धि ही उत्तर पद वृद्धौ इति, आपने उस सूत्र का अर्थ क्या मान करके कर दिया, उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च, वहाँ पे आपने ऐसा समास समझ लिया उत्तर पदस्य वृद्धि उत्तर पद वृद्धि और तत्र उत्तर पद वृद्धौ, कि उत्तर पद की जो वृद्धि है, उत्तर पद की जो वृद्धि है माने उत्तर पद से संबद्ध वृद्धि होनी चाहिए किसी भी प्रकार से, उतने मात्र से उत्तर पद वृद्धि वाला जो पद है उसके परे रहते आपने पूर्व वाले सर्व शब्द को अंतोदात्त होता है, ऐसा अर्थ सूत्र का समझ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जिज्ञासु कहता है कथम तर्हि, फिर कैसा है सूत्रार्थ, तो समाधाता ने दिखाया उत्तर पदस्य इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धिस् तद्वत्युत्तर पदे इत्येवम् एतद् विज्ञायते, कि वहाँ उत्तर पद वृद्धि का अभिप्राय है कि उत्तर पदस्य इसको अधिकृत करके, उत्तर पदस्य ऐसा अधिकृत करके फिर जो वृद्धि विहित है तद्वान उत्तर पद, ठीक है, वैसी वृद्धि होनी चाहिए उत्तर पद में, कौन सी, जो 7-3 में उत्तर पदस्य के अधिकार में विहित वृद्धि है, तद्वान उत्तर पद होना चाहिए, उसके परे रहते सर्व शब्द को अंतोदात्त होगा। सर्वभास शब्द में ऐसा नहीं है, तो सर्वभास में जो आपने अतिव्याप्ति दिखाई वो नहीं रहेगी। अवश्यम चैतद एवं विज्ञेयम, और कह रहे हैं कि ये अवश्य ऐसा ही इसका अर्थ करना पड़ेगा, इस सूत्र का अर्थ अवश्य ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि तद्भावित ग्रहणे सति इहापि प्रसज्येत सर्वः कारकः सर्वकारक इति, क्योंकि यदि आप ऐसा अर्थ नहीं मानोगे, जो आप अर्थ कर रहे थे वही मानोगे, तो केवल आदेश मात्र पक्ष में ही दोष नहीं आएगा, तद्भावित पक्ष में भी दोष आएगा। फिर तद्भावित में कैसे दोष आने लगेगा, देखिए तद्भावित ग्रहणे सति अपि इह प्रसज्येत सर्वः कारकः, कारकः में तो तद्भावित वृद्धि है ना, यदि आप सूत्र का अर्थ ऐसा रखोगे उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च का, कि उत्तर पद से संबद्ध वृद्धि होनी चाहिए किसी भी रूप में, ठीक है, तो ये भी जो कारकः की वृद्धि है उत्तर पद से अधिकार की वृद्धि नहीं है, ये तो सामान्य जो आपका अचोय नीति होकर के वृद्धि हुई है ना। तो यदि ऐसा विशिष्ट अर्थ इस सूत्र का नहीं मानेंगे कि उत्तर पदस्य के अधिकार में ही जो विहित वृद्धि तद्वान उत्तर पद के परे रहते ही पूर्व पद में जो सर्व शब्द या पूर्व पद में जो दिक् शब्द उनको अंतोदात्त होता है, ऐसा अर्थ आप नहीं करेंगे यदि, तो आपका आप सामान्य अर्थ करने पर आपका दोष केवल आदेश मात्र की वृद्धि संज्ञा पक्ष में ही नहीं बनेगा, तद्भावित पक्ष में भी बना रहेगा, जैसे कि सर्वः कारकः में, है ना। तो आपको दोष निवृत्त करने के लिए उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च का विशिष्ट अर्थ स्वीकार करना ही होगा, सिद्धांततः वही अर्थ है। तद्भावित ग्रहणे सति अपि इह प्रसज्येतः सर्वः कारकः सर्वकारक इति, यहाँ पर भी सर्वकारक में इष्ट स्वर समासस्य अंतोदात्तत्व ही है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी अति प्रसक्ति हो जाए तो सर्व शब्द को अंतोदात्त होने लग जाएगा। प्रदीपकार को देखिए, उत्तर पदस्य इत्येवमिति तत्र हि वृद्धौ सर्वं च इत्यपि उच्यमाने वृद्धि मात्रस्य उत्तर पदस्य अभावात् सामर्थ्याद् वृद्धि मध् उत्तर पदं ग्रहिष्यत इति अतिरिच्यमानम् उत्तर पद ग्रहणं सामर्थ्याद् उत्तर पदाधिकारं गमयति अवगमयति। प्रदीप कार्य एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च सूत्र बनाया,
सूत्रकार ने, है ना। तो यदि सामान्य अर्थ अभिष्ट होता, जो कोई भी वृद्धि, जिस किसी भी सूत्र से विहित वृद्धि यहाँ ग्रहण की जा सकती होती इस सूत्र में, यदि ऐसा अर्थ सूत्रकार को अभिप्रेत होता तो सूत्रकार को उत्तरपद वृद्धौ सर्वम च सूत्र नहीं बनाना चाहिए था। फिर तो सूत्रकार वृद्धौ सर्वम च इतना ही सूत्र बना देते तो भी काम चलता, क्योंकि समास से प्रकरण चल ही रहा है ना। समासस्य के अपवाद के रूप में ही तो ये सारा प्रकरण चल रहा है। तो समास है इस प्रकरण का विषय, ये तो सबको पता है। तो वृद्धौ सर्वम च ऐसा कह देते तो वृद्धि मात, इसका अर्थ क्या होता, वृद्धि जो उत्तर पद उसके परे रहते, पूर्व पद जो सर्व और पूर्व पद जो दिक् शब्द उनको अंतोदात्त होता है। तो इतना जब सूत्रार्थ होता है तो वृद्धि जो उत्तर पद, तो आ ऐ औ ये अकेले तो उत्तर पद में कहीं मिलते नहीं, तो अपने आप ही सामर्थ्य से क्या अर्थ हो जाता, सामर्थ्य से देखिए यही, तत्र ही वृद्धौ सर्वम चेत्यपि उच्यमाने, कि इतना ही यदि कह देते वृद्धौ सर्वम च, तो इतना कहने पर भी वृद्धि मात्र से उत्तर पद से अभावात, वृद्धि मात्र तो उत्तर पद के रूप में कहीं मिलते नहीं, तो इसलिए सामर्थ्याद वृद्धिमत उत्तर पदम ग्रहिष्यत, सामर्थ्य से अपने आप कौन ले लिया जाता, वृद्धि वाला उत्तर पद ले लिया जाता। तो इसलिए तो इति अतिरिच्यमानम, तो ये अर्थ जो आप अभी उत्तर पद ग्रहण करने पर कर रहे हो, सूत्र में उत्तर पद अधिक ग्रहण किया फिर भी वही अर्थ कर रहे हो, और बिना उसके भी वृद्धौ सर्वम च कहते तो भी वही अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो ऐसा अर्थ सामान्य अर्थ करने पर तो फिर उत्तर पद ग्रहण करना व्यर्थ है सूत्र में। तो इसलिए कह रहे हैं इति, इस कारण से अतिरिच्यमानम उत्तर पद ग्रहणम, जो ये अतिरिच्यमान उत्तर पद ग्रहण है, माने जो एक तरह से व्यर्थ ठहर रहा है, जो अतिरिक्त हो रहा है सूत्र में, माने जिसके होने का आपने कोई विशिष्ट अर्थ ही नहीं किया तो फिर वो तो अतिरिक्त हुआ एक तरह से, जिसके होने से कुछ वैशिष्ट ही ना आए तो फिर वो तो अतिरिक्त भार रूप ही है। तो अतिरिच्यमानम उत्तर पद ग्रहणम सामर्थ्याद उत्तर पदाधिकारम अवगमयति, तो कह रहे हैं कि ये जो अतिरिच्यमान उत्तर पद ग्रहण है ये सामर्थ्य से बतलाता है कि मैं सामान्य अर्थ देने के लिए नहीं हूँ, कि वृद्धिमान उत्तर पद इतना मात्र अर्थ देने के लिए नहीं हूँ, मैं विशिष्ट अर्थ देने के लिए हूँ। क्या विशिष्ट अर्थ, सामर्थ्य से, उत्तर पद ग्रहण के सामर्थ्य से उत्तर पदाधिकारम अवगमयति, उत्तर पदाधिकार को बता देता है कि जो 7-3 में उत्तर पद अधिकार में विहित वृद्धि है वही ली जानी है यहाँ पर। तो यहाँ पे सामान्य ये षष्ठी समास नहीं है, उत्तर पद से वृद्धि उत्तर पद वृद्धि ऐसा नहीं, बहुव्रीहि है। उत्तर पद से इत्येवं विहिता वृद्धिर यस्मिन् उत्तर पदे, है ना। ये दूसरा उत्तर पदे कहाँ से आ गया, तो अभी तो बताया समास से चल रहा है तो उत्तर पद से अपने आप आक्षिप्त होगा ही। स्पष्ट हुआ क्या कह रही हूँ मैं। जिज्ञासु जो दोष दिखा रहा था उसने समास किया था ना, देखो यहीं पर ऊपर मूल भाष्य में जिसका हम प्रदीप देख रहे थे वही वाला भाष्य देखिए, समाधाता ने यहीं से तो बात शुरू की है ना, नैष दोष नैवं विज्ञायते उत्तर पद से वृद्धि उत्तर पद वृद्धि, माने षष्ठी समास नहीं है, उत्तर पद की वृद्धि इतना नहीं है। तो फिर क्या है देखिए, कथम तर्हि उत्तर पद से इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धि, ये दिखाया है तो ये बहुव्रीहि दिखा रहे हैं ना। उत्तर पद से इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धि विहिता तद्वती सूत्रे, तद्वती अर्थात यस्मिन् सूत्रे पहले आएगा तभी तो तद्वान पे पहुंचेंगे। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल शब्दशः नहीं दिखाया है लेकिन अभिप्राय यही है कि ये बहुव्रीहि समास है। उत्तर पद से इत्येवं, इसको हम सामान्य बोलें तो उत्तर पद से इत्येवं या इत्येवं वृद्धिर विहिता यस्मिन् सूत्रे, ठीक है। तद्वती तस्मिन् उत्तर पदे ऐसा कह सकते हैं, या तद्वती उत्तर पदे एक ही बात है, तद्वान उत्तर पद। तो चलिए एक समाधान तो कर दिया समाधाता ने, सर्वः भासः वाला तो समाधान कर दिया ना कि सर्वः भासः का दोष तो नहीं आएगा क्योंकि उस सूत्र का जो अर्थ आप कर रहे हो सामान्य वैसा अर्थ नहीं है, और जो विशिष्ट अर्थ है उसके अनुसार सर्वभासः में अतिव्याप्ति नहीं हो रही, और यही अर्थ मानना पड़ेगा हमारे वाला ही, क्योंकि नहीं तो फिर जिस पक्ष में आप दोष दिखा रहे केवल उसी पक्ष में दोष नहीं, फिर तो तद्भावित वाले पक्ष में भी दोष है। ठीक है, तो विशिष्ट अर्थ ही ग्रहण करना होगा। आगे बढ़ें। अब समाधाता ही कह रहा है कि और जो इस पक्ष में आदेश मात्र पक्ष में आपने एक जो दूसरा दोष दिया था,
तावत भार्यः वाला, उसके लिए भी कहते हैं यदप्युच्यते इह तावती भार्या यस्य तावत भार्यः यावत भार्यः इति वृद्धि निमित्तस्य इति पुंवद्भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति इति। और जो आपने ये कहा था, अब इस बात को आप जिज्ञासु से भी कहला सकते हो कि वो याद दिला रहा है कि हमने जो ये कहा था, या समाधाता ही अपने आप से बोलता जा रहा है कि जो आपने वो बात कही थी उसका भी ये समाधान है। क्या समाधान? नैष दोषः नैवं विज्ञायते वृद्धेर्निमित्तं वृद्धिनिमित्तं वृद्धिनिमित्तस्य इति, कि वहाँ पर भी उस सूत्र का इतना मात्र अर्थ नहीं है वृद्धि निमित्तस्य शब्द का कि वृद्धि का निमित्त वृद्धि निमित्त वृद्धि निमित्तस्य। तो जिज्ञासु कहते हैं कथम तर्हि, तो समाधाता ने कहा कि वहाँ पर भी षष्ठी समास नहीं है, वहाँ भी बहुव्रीहि समास है, व्यधिकरण बहुव्रीहि हो रहा है। वृद्धेर निमित्तम यस्मिन, वृद्धि का निमित्त है जिसमें, जो स्वयं वृद्धि का निमित्त बन गया। तो वृद्धि का निमित्त तो कह सकते हैं, वतु प्रत्यय को वृद्धि का निमित्त तो कह सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का निमित्त किस रूप में कह सकते हैं? क्योंकि आ आई औ मात्र की वृद्धि संज्ञा है, तो यदि वतुप आत्व विधान में निमित्त बन रहा है तो इसका मतलब वृद्धि विधान में निमित्त बन रहा है। तो वृद्धि का निमित्त तो बन गया, लेकिन वृद्धि का निमित्त है जिसमें ये नहीं बन, क्योंकि वृद्धि का निमित्त जैसे नित्त यित्त आदि ऐसे होते हैं, है ना, तो वैसा कोई चिन्ह तो वतुप में नहीं है। वृद्धि का निमित्त है जिसमें ऐसा वतुप प्रत्यय नहीं है। वृद्धि का निमित्त तो उसको कह सकते हैं, लेकिन वृद्धि का निमित्त है जिसमें ऐसा वतुप प्रत्यय नहीं है। तो इसलिए यही अर्थ समाधाता दिखा रहे हैं कि अर्थ का सूक्ष्म यहाँ पे वैशिष्ट्य है, भेद है। वृद्धेर निमित्तम वृद्धि निमित्तम वृद्धि निमित्तस्य इति ऐसा नहीं कर रहे समास। तो जिज्ञासु ने पूछा कथम तर्हि, कैसा कर रहे हो? फिर समाधाता ने बता दिया वृद्धेर निमित्तम यस्मिन् सोऽयं वृद्धि निमित्तः, ऐसा समास है यहाँ पे, वृद्धि निमित्तस्य इति स्पष्ट होगा। तो जिज्ञासु ने कहा किम च वृद्धेर निमित्तम, कि अच्छा आप ये कह रहे हो वृद्धि का निमित्त है जिसमें, अब ये वृद्धि का निमित्त क्या है? तो समाधाता ने स्पष्ट किया यो सौ ककारो नकारो यकारो वा, अचो नीति में जैसे यणित है ना, ये तणित है, तो यकार या नकार है, और फिर किति च भी आगे कहा है ना, तो कित को भी तद्धितों में वृद्धि का निमित्त बनाया है। तो ये ककार नकार यकार ये तो वृद्धि के निमित्त हैं, ठीक है। वतुप सीधे सीधे वृद्धि का निमित्त नहीं है, वृद्धि का निमित्त है जिसमें ऐसा वतुप नहीं है। वतुप में नकार ककार आदि कुछ नहीं पढ़े हुए। अथवा समाधाता कहते हैं अथवा यह कृत्स्नाया वृद्धेर निमित्तम तद वृद्धि निमित्तम इति, या फिर हम दूसरा अर्थ करेंगे। एक समाधान तो हो गया कि षष्ठी समास नहीं है, बहुव्रीहि समास है, उसके अनुसार समाधान। या फिर हम दूसरा समाधान करेंगे कि वृद्धेर निमित्तम वृद्धि निमित्तम, यही षष्ठी समास ही लेंगे, लेकिन वहाँ पे वृद्धि का एक विशेषण डाल दिया, कृत्स्नाया वृद्धेः निमित्तम, जो कृत्स्न वृद्धि का निमित्त बने। कृत्स्न वृद्धि कौन है? केवल आत्व का निमित्त नहीं, फिर आ ऐ औ तीनों का जो एक साथ निमित्त बने उसको हम वृद्धि निमित्त कहेंगे। अब ये तीनों का निमित्त तो है नहीं वतुप, ये तो केवल आकार का ही निमित्त है, ठीक है, तो इसलिए दोष नहीं आएगा। अथवा यह कृत्स्नाया वृद्धेर निमित्तम तद वृद्धि निमित्तम, समाधाता ने कहा। जिज्ञासु ने पूछा कश्च कृत्स्नाया वृद्धेर निमित्तम इति, ये बताओ कि कृत्स्न वृद्धि का निमित्त कौन है? तो समाधाता ने स्पष्ट कर दिया यस्त्रयाणाम आकारैकारौकाराणाम, जो तीनों का एक साथ निमित्त बने, जैसे अचोय नीति तीनों का निमित्त बनता है ना। अब ये वहाँ जाके निर्णय होता है कि आपका जो शब्द है वो कैसा है, उसके बाद निर्धारित होगा स्थानीय अंतरतमा आदि लग के कि यहाँ आकार आ सकता है या ऐकार आ सकता है या उकार। लेकिन सूत्र ने तो तीनों को प्राप्त करा दिया ना, वहाँ पे जो भी प्रत्यय आया हुआ है उस शब्द से प्रकृति से, वो प्रत्यय तो तीनों का निमित्त बन जाता है। जो भी कित प्रत्यय है जैसे फक आदि है तो फिर वो तीनों का निमित्त बन रहा है, या आपका अण आदि है तो वो तीनों का निमित्त बन रहा है, तो वो तो कृष्ण वृद्धि के निमित्त हुए। लेकिन इस तरह से वतुप जो है वो कृष्ण वृद्धि का निमित्त नहीं है, तो इसलिए इसको वृद्धि निमित्त नहीं कहेंगे। तो हो गया दोष समाधान, या तो बहुव्रीहि समास मान ले या षष्ठी ही माने तो वृद्धि का विशेषण रखेंगे वहाँ पे, कृत्स्नाया वृद्धेर निमित्तम।